नमस्कार दोस्तों, YouTube चैनल सुपर सेवन से मैं मोहित वैष्णव आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, हम राजस्थान के इतिहास में मेवाड़ का इतिहास पढ़ रहे थे और मेवाड़ के इतिहास में दोस्तों हमने कल तक देखा था कि चित्तौड़ का तीसरा साका और महाराणा उदय सिंह के बारे में। उदय सिंह के बारे में हमने दोस्तों अंतिम ये देखा था कि उदय सिंह के दो पत्नियां मिलती है। वैसे तो दोस्तों लगभग उदय सिंह की 20 रानियां थी, उनमें से दो पत्नियों से जो पुत्र उत्पन्न होते हैं उनमें दोस्तों बाद में राजमहलों की क्रांति नामक एक संघर्ष होगा, तो उसके बारे में जानेंगे। और दोस्तों आज हम पढ़ने जा रहे हैं वो है मेवाड़ के स्वर्णिम इतिहास में जो तीन महान योद्धा हम पढ़ते हैं, जैसे कुंभा हुआ, जैसे सांगा हुआ, और आज जो हम पढ़ने जा रहे हैं वो दोस्तों है महाराणा प्रताप। वीर शिरोमणि महाराणा प्रताप के बारे में जानेंगे। उसके अलावा दोस्तों हमने देखा था कि उदय सिंह की दो राजधानियां थी, कि उदयपुर और गोगुंदा। उदयपुर को दोस्तों वो पहले जब 1559 में बसाते हैं तब उदयपुर को राजधानी बनाते हैं, और उसके बाद में जब वो उनसे चित्तौड़ छीन लिया जाता है तो बाद में जब वो दोस्तों पहाड़ों में भटकते रहते हैं उसके बाद में वो गोगुंदा चले जाते हैं और गोगुंदा को अपनी राजधानी बनाते हैं। दोस्तों आज हम जो शुरू करने जा रहे हैं वो है वीर शिरोमणि महाराणा प्रताप। और महाराणा प्रताप में पढ़ेंगे दोस्तों हम एक हल्दी घाटी का बड़ा युद्ध, उसके अलावा दोस्तों राजमहलों की क्रांति, तो आदि सब कुछ जानेंगे। तो शुरू करते हैं दोस्तों वीर शिरोमणि महाराणा प्रताप। महाराणा प्रताप का दोस्तों जन्म देखेंगे। इसके अलावा दोस्तों महाराणा प्रताप कब से कब तक राजा रहे वो देखते हैं। तो दोस्तों महाराणा प्रताप का जो शासन मिलता है वो मिलता है 1572 से। 1572 में दोस्तों इनका राज्याभिषेक होता है और 1572 से लेके ये शासन करते हैं 1597 तक। अब दोस्तों इनका जन्म देखते हैं कि महाराणा प्रताप का जन्म कब हुआ। दोस्तों महाराणा प्रताप का जन्म है वो होता है 9 मई 1540 को। जन्म कब होता है दोस्तों? 9 मई और 1540 को। अब दोस्तों इस दिन वार रहता है वो रहता है रविवार। और दोस्तों जो इनकी हिंदी महीनों के हिसाब से जो इनका जन्म तिथि आती है वो आती है ज्येष्ठ शुक्ल तृतीया। ज्येष्ठ शुक्ल तृतीया, ये दोस्तों हिंदी महीनों से इनकी जन्म तिथि आती है। वैसे दोस्तों हमने देखा कि अभी जो पिछला इनका मई में जन्म गया उसके बाद में 28 या 27 मई को ज्येष्ठ शुक्ल तृतीया थी। तब तक ये कंफ्यूजन था कि क्या है ये महाराणा प्रताप की। दोस्तों हिंदी महीनों से जो जन्म तिथि आती है वो यही आती है कि ज्येष्ठ शुक्ल तृतीया। अब दोस्तों इनका जन्म हुआ कहाँ? तो इनका जन्म होता है दोस्तों कुंभलगढ़ दुर्ग में। कुंभलगढ़ दुर्ग में, कुंभलगढ़ दुर्ग है, उसके अंदर दोस्तों एक लघु दुर्ग बना हुआ है। दोस्तों हमने जब दुर्ग टॉपिक पढ़ा था उसमें भी बताया था मैंने कि एक लघु दुर्ग है कुंभलगढ़ में और उसका नाम है कटारगढ़। इस कटारगढ़ में दोस्तों एक महल बना हुआ है बादल महल। और इस बादल महल में दोस्तों एक छोटा सा क्या बोल सकते हैं उसको दोस्तों, छोटा सा जो रूम है उसका नाम देख लेते हैं। उसका नाम है जूनी कचहरी। इस जूनी कचहरी में दोस्तों इनका जन्म होता है। वीर शिरोमणि महाराणा प्रताप का जन्म कहाँ होता है? जूनी कचहरी में। ठीक है दोस्तों, अब इनकी माता का नाम क्या है? इनकी माता का नाम दोस्तों हमने पहले भी देखा था, इनकी माता का नाम है जयवंता बाई। जयवंता बाई। और ये दोस्तों कहाँ की है? ये है दोस्तों पाली के अखेराज सोनगरा की पुत्री। पाली के अखेराज सोनगरा। ठीक है दोस्तों, उनकी क्या है? पुत्री, सोनगरा की पुत्री। इनसे इनका जन्म होता है। जबकि दोस्तों एक उदय सिंह की एक पत्नी है धीरबाई, उनसे दोस्तों एक जगमाल नामक पुत्र का जन्म होता है। और दोस्तों इनका भाई, सगा भाई है महाराणा प्रताप का, वो है शक्ति सिंह। दोस्तों यहाँ तक हुआ कि इनका जो जन्म होता है इनकी माता का नाम हो गया। और इनके पिता का नाम तो दोस्तों हमें पता ही है, इनके पिता का नाम है उदय सिंह। अब दोस्तों इनका जो बचपन बीतता है वो दोस्तों बिलो में बीतता है। और दोस्तों इनका बचपन बिलो में बीतता है। और दोस्तों इनका बिलो में जो नाम रहता है उस समय इनको जो कहा जाता है वो राणा कीका, राणा कीका या राणा कूका कहा जाता है। बिलो में बीता, बचपन बिलो में बीता। और दोस्तों वहीं पे इनका नाम क्या पड़ता है दोस्तों? राणा कीका या राणा कूका। ये दोस्तों बिलो में दोस्तों ये रहता है कि छोटे बच्चे को पुकारने के लिए ये शब्द, ये सूचक शब्द है कि राणा कीका या राणा कूका, उनमें बच्चों को कहा जाता है। अब दोस्तों जो इनकी पत्नी मिलती है उनके बारे में जानते हैं। इनकी पत्नी है वो है दोस्तों रामरख पंवार है। रामरख पंवार। इनकी पुत्री है दोस्तों वो है अजब दे पंवार। अजब दे पंवार। इनसे दोस्तों इनका विवाह होता है। और इन्हीं अजब दे पंवार से कौन उत्पन्न होगा? इनका पुत्र अमर सिंह प्रथम। मेवाड़ में दोस्तों अमर सिंह नाम के दो राजा होंगे, उनमें से अमर सिंह प्रथम है, वो अजब दे पंवार से होता है। तो ये हुआ दोस्तों महाराणा प्रताप का जो सामान्य परिचय है वो। अब दोस्तों इन्होंने कितने वर्ष तक शासन किया? तो इन्होंने 25 वर्षों तक शासन किया। इसके अलावा दोस्तों जो ये राजा बने वो किस उम्र में बने? तो ये 32 वर्ष की उम्र में राजा बने।
राजा। 25 वर्षों तक इनका क्या है दोस्तों, शासन। अब दोस्तों हम पढ़ेंगे वो पॉइंट है दोस्तों जो मिलता है कि राजमहलों की क्रांति, वो क्या है दोस्तों, उसके बारे में जानते हैं। तो शुरू करते हैं दोस्तों, राजमहलों की क्रांति। राजमहलों की क्रांति दोस्तों, राजमहलों की क्रांति क्या है उसके बारे में जानते हैं। हमारा पॉइंट है दोस्तों राजमहलों की क्रांति। राजमहलों की क्रांति दोस्तों हुआ क्या दोस्तों, जो उदय सिंह है वो अपनी दूसरी पत्नी भटियानी रानी धीरबाई के दोस्तों प्रभाव में जगमाल को अपना उत्तराधिकारी घोषित करते हैं। उदय सिंह क्या करते हैं दोस्तों, भटियानी रानी धीरबाई, भटियानी रानी धीरबाई, इनके प्रभाव में दोस्तों वो किनको राजा बनाते हैं, जगमाल को अपना उत्तराधिकारी घोषित करते हैं। अब दोस्तों हुआ क्या दोस्तों, जब उदय सिंह की मृत्यु हो जाती है और गोगुंदा में उनका दाह संस्कार हो रहा होता है, तो दोस्तों मेवाड़ में ऐसी परंपरा रही है कि जब भी किसी को राजा बनना होता है, जैसे बड़े पुत्र को हिंदुओं में अधिकतर राजा बनने का अधिकार था, तो वो पिता के दाह संस्कार में उपस्थित नहीं होता था। और दोस्तों बड़े पुत्र थे वो थे महाराणा प्रताप। अब हुआ यूं कि दाह संस्कार में महाराणा प्रताप पहुंचे, तो वहां पे दोस्तों मेवाड़ी सरदार थे, वो उन्हें देखकर वो चक्के रह गए। अब हुआ क्या, जब महाराणा प्रताप से ये पूछा गया तो महाराणा प्रताप ने बताया कि मेरे पिताजी ने जगमाल को उत्तराधिकारी घोषित कर दिया और मुझे इसमें कोई दिक्कत नहीं है। तो दोस्तों अब बड़ा पुत्र होने के नाते जिनका हक था उनको राजा बनना चाहिए, जबकि बना कौन राजा, जगमाल। भटियानी रानी ने दोस्तों कुछ सरदारों को अपनी तरफ मिलाया और जगमाल का राज तिलक कर दिया। ठीक है दोस्तों, वहां पर जो हुआ ठीक है। अब वहां पर जो मेवाड़ी सरदार थे वो ये चाहते थे कि राणा प्रताप उनके राजा बने। तो अखेराज सोनगरा कौन है दोस्तों, अखेराज सोनगरा हैं जो हैं प्रताप के नाना। इसके अलावा इनके ससुर हैं जो हैं रामरख पंवार, रामरख पंवार इन्हीं की पुत्री है दोस्तों अजबदे पंवार। और दोस्तों एक है कृष्णदास चुंडावत, कृष्णदास चुंडावत ये चाहते थे। और मेवाड़ी कुछ सरदार भी दोस्तों ये चाहते थे कि महाराणा प्रताप ही राजा बने। तो कृष्णदास चुंडावत दोस्तों राणा प्रताप को तलवार बांधते हैं, कमर पर तलवार बंदाई करते हैं, तलवार बंदाई की। जबकि दोस्तों अखेराज सोनगरा है वो क्या करते हैं, इनका राज तिलक कर देते हैं, राणा प्रताप का राज तिलक कर देते हैं। और दोस्तों ये कहाँ होता है, ये होता है गोगुंदा में। तो राणा प्रताप का जो पहला राज्याभिषेक होता है वो होता है गोगुंदा में। गोगुंदा में ये क्या हुआ दोस्तों, प्रथम राज्याभिषेक। और दोस्तों इस बात से नाराज कौन हो जाता है, जगमाल। और जगमाल को दोस्तों जब ये पता पड़ता है कि सरदार ये चाहते हैं कि महाराणा प्रताप को राजा बनाया जाए, तो जगमाल नाराज हो जाता है और जगमाल कहाँ चला जाता है, अकबर की शरण में। और दोस्तों ये होता कब है, ये माना जाता है 28 फरवरी, जब मृत्यु होती है उसके बाद दाह संस्कार होने के बाद में ही इनका राज्याभिषेक कर दिया जाता है। और 28 फरवरी 1572 को ये राज्याभिषेक होता है। कुछ इतिहासकार 1 मार्च भी मानते हैं दोस्तों इस डेट को। तो ये प्रथम राज्याभिषेक हो जाता है। उसके बाद में जो इनका विधिवत राज्याभिषेक होता है वो होता है दोस्तों कुंभलगढ़ में, विधिवत राज्याभिषेक। ये कहाँ होता है दोस्तों, ये होता है कुंभलगढ़ में। और दोस्तों जो जगमाल है, जगमाल इनसे नाराज हो जाता है और जगमाल कहाँ जाता है, जगमाल चला जाता है अकबर की शरण में, अकबर की शरण में। और दोस्तों अकबर अकबर के दोस्तों राजपूताना में 3 शासक दोस्तों विरोधी थे। एक तो मारवाड़ का जो थे चंद्रसेन, दूसरे थे महाराणा प्रताप मेवाड़ के। इसके अलावा दोस्तों सिरोही के एक सुल्तान थे, सुल्तान देवड़ा, वो दोस्तों अकबर के विरोधी थे। ये दोस्तों अकबर की आंखों के 3 कांटे थे। तो अकबर एक राव सुल्तान यानी सुल्तान देवड़ा के विरुद्ध दोस्तों जगमाल को भेजता है, सुल्तान देवड़ा के विरुद्ध। और ये कब भेजता है दोस्तों, 1583 में। और 1583 में एक युद्ध होता है दत्तानी का युद्ध। इस दत्तानी के युद्ध में दोस्तों सुल्तान देवड़ा के विरुद्ध लड़ते हुए दोस्तों जगमाल की क्या हो जाती है, मृत्यु। इसमें जगमाल की क्या हो जाती है, मृत्यु। और दोस्तों जगमाल का जो पार्ट रहा वो यहाँ खत्म हो जाता है। अब दोस्तों हम पढ़ेंगे राणा प्रताप और अकबर के जो बीच में जो विवाद रहे वो।
इसके अलावा दोस्तों अकबर राणा प्रताप को अधीन करने के लिए क्या क्या प्रयास करता है, उसमें दोस्तों पहले वार्तालाप से वो अधीन करना चाहता है, उसके लिए शिष्टमंडल भेजेगा, तो 4 शिष्टमंडल आएंगे। उसके अलावा दोस्तों फिर बाद में सैनिक अभियान भेजेगा, तो उसमें सैनिक अभियान भी दोस्तों पहले हल्दी घाटी का युद्ध होगा, उसके बाद में भगवंत दास, मान सिंह और दोस्तों कुतुबुद्दीन खान, ये सारे कुछ आएंगे दोस्तों राणा प्रताप को झुकाने के लिए, परंतु राणा प्रताप दोस्तों नहीं झुकेंगे। दोस्तों अब हम शुरू करने जा रहे हैं राणा प्रताप और अकबर। अकबर और राणा प्रताप। दोस्तों अकबर शासक बनता है 1556 में, जब हुमायूं की मृत्यु हो जाती है तब अकबर शासक बनता है। अभी हम जो पढ़ रहे हैं वो राणा प्रताप और अकबर के बारे में पढ़ रहे हैं। दोस्तों अकबर ने राजपूताने के शासकों को झुकाने के लिए दोस्तों एक नागौर दरबार का आयोजन किया था। देखते हैं दोस्तों नागौर दरबार क्या है। नागौर दरबार में दोस्तों 1570 में आयोजन हुआ था। उस समय दोस्तों लगभग आधा राजपूताना दोस्तों अकबर के अधीन हो जाता है, जिसमें दोस्तों जैसलमेर में हर राय पार्टी आते हैं, उनको भगवंत दास जो आमेर के दोस्तों राजकुमार हैं वो दोस्तों भगवंत दास को लेके आते हैं। उस समय दोस्तों जो आमेर के शासक रहते हैं वो रहते हैं भारमल। तो भारमल की सलाह पर ही नागौर दरबार का आयोजन किया जाता है और 1570 में नागौर दरबार का आयोजन होता है। हर राय पार्टी आते हैं दोस्तों जैसलमेर से। उसके अलावा दोस्तों जो जोधपुर से आते हैं वो रावचंद्र सेन आते हैं, परंतु रावचंद्र सेन दोस्तों अधीनता स्वीकार नहीं करते हैं अकबर की और चले जाते हैं दोस्तों सिवाना। उसके बाद में दोस्तों ये कुछ इतिहासकार मानते हैं कि अधीनता स्वीकार कर लेते हैं फिर जाते हैं, कुछ इतिहासकार मानते हैं अधीनता स्वीकार नहीं करते हैं। उसके अलावा दोस्तों बीकानेर के शासक आते हैं, वो भी अधीन हो जाते हैं। तो ऐसा सब कुछ होता है, परंतु दोस्तों उसमें मेवाड़ का कोई शासक नहीं आता और मेवाड़ के अधीन होना भी दोस्तों अधीन होते भी नहीं है मुगलों के। अब दोस्तों महाराणा प्रताप को पहले दोस्तों अकबर उदय सिंह के विरुद्ध आता है। उसके बाद में महाराणा प्रताप 1572 में आते हैं, तो वो मेवाड़ जीतना चाहता है। उसके अलावा महाराणा प्रताप को अधीन करना चाहता है। तो दोस्तों इसमें जो जो राणा प्रताप को झुकाने के लिए वो शिष्टमंडल भेजता है उसके बारे में जानेंगे। उसके अलावा दोस्तों जो सैनिक अभियान भेजेगा उसके बारे में जानते हैं। तो दोस्तों अकबर पहले शिष्टमंडल भेजता है, उन शिष्टमंडलों के बारे में जानते हैं। और अकबर शिष्टमंडल भेजेगा, वो शिष्टमंडल है दोस्तों 4 शिष्टमंडल। और ये कितने भेजेगा दोस्तों अकबर? 4। अब 4 शिष्टमंडल भेजेगा, उसमें दोस्तों जो पहला शिष्टमंडल है वो भेजता है जलाल खां कोर्ची के नेतृत्व में। जलाल खां कोर्ची के नेतृत्व में। और ये कब आएगा दोस्तों? ये आता है नवंबर 1572 में। ये केवल एकमात्र शिष्टमंडल है जो दोस्तों 1572 का, बाकी 3 शिष्टमंडल है दोस्तों वो 1573 के। उससे पहले दोस्तों मैं एक आपको युद्ध बताता हूँ। उस युद्ध से दोस्तों अकबर का जो ताल्लुका जुड़ा हुआ है वो और मान सिंह का जो ताल्लुका जुड़ा हुआ है वो देखते हैं। दोस्तों ये भारत है और यहाँ पर दोस्तों गुजरात है और इसके ऊपर हमारा राजस्थान पड़ता है। तो राजस्थान की भी स्थिति देख लेते हैं दोस्तों। यहाँ राजस्थान पड़ता है। अब दोस्तों यहाँ एक स्थान है सरनाल, और ये सरनाल स्थान है, यहाँ पर एक युद्ध होता है जहां पर दोस्तों अकबर के जो भाई हैं वो विद्रोह कर देते हैं। और ये युद्ध होता है 1572 में। और दिल्ली से दोस्तों अकबर सेना भेजता है और खुद भी आता है दोस्तों मान सिंह और भगवंत दास के साथ में। यहाँ पर दोस्तों मान सिंह से प्रभावित कौन होता है दोस्तों? अकबर। होता क्या है दोस्तों, मान सिंह को अकबर दोस्तों शुरू से ही जो मान सिंह है वो दोस्तों शुरू से बहुत मोटे ताजे थे और दोस्तों कुरूप थे। तो कहने का मतलब अकबर ने उनको घोड़ा दिया। तो घोड़ा देने पे बाद में दोस्तों जब वो घोड़े पे बैठते हैं तो घोड़ा दोस्तों आगे से पैर टेक देता है। तो मान सिंह को शुरू से ही दोस्तों अकबर ने हाथी दे दिया। अब हाथी देने के बाद में दोस्तों जब मान सिंह इस युद्ध में मान सिंह से अकबर प्रभावित होता है। होता क्या दोस्तों, सरनाल के युद्ध में दोस्तों मान सिंह के जब अकबर लड़ रहा था तो अकबर के ऊपर दोस्तों हमले बहुत जोर शोर से हो रहे थे। सैनिक दोस्तों जब विरोधी सैनिक है वो जोर जोर से हमले कर रहे थे। अब एक तरफ से मान सिंह हाथी से उतरा और दोस्तों जिस तरफ जाता है उस तरफ दोस्तों सफाई करके आ रहा था। तो यहाँ पर दोस्तों अकबर प्रभावित हुआ मान सिंह से। और मान सिंह को दोस्तों जब ये युद्ध जीत जाते हैं अकबर, तो मान सिंह को कहता है कि मैंने जो शिष्टमंडल भेजा उसका कोई फायदा नहीं हुआ, अब तुम जाओ। तो मान सिंह सीधे दोस्तों यहाँ से जाते हैं और अकबर पुनः दोस्तों दिल्ली लौट जाता है। अब दोस्तों मान सिंह यहाँ जाता है तो यहाँ से मेवाड़ जाता है। तो मेवाड़ में दोस्तों उसकी मुलाकात होती है महाराणा प्रताप से। अब इस मुलाकात के बारे में अलग अलग इतिहासकारों के अलग अलग मत है, तो वो देखेंगे। पहले देखते हैं हमारा दूसरा शिष्टमंडल किसके नेतृत्व में जाएगा। वो जाएगा मान सिंह, और ये है आमेर के राजकुमार मिर्जा राजा मान सिंह। इनको दोस्तों फरजंद की उपाधि देगा दोस्तों अकबर। फरजंद का मतलब होता है दोस्तों बेटा, तो वो उपाधि देगा मान सिंह को अकबर। और ये कब जाएंगे? ये जाएंगे दोस्तों जून 1573 में। कौन जाएंगे दोस्तों? जो मान सिंह है वो दोस्तों। अब मान सिंह गए तो मान सिंह दोस्तों यहाँ जाते हैं तो इनके बारे में अलग अलग इतिहासकार अलग अलग मानते हैं। उनमें दोस्तों अबुल फजल ये मानते हैं
कि दोस्तों जो मान सिंह और राणा प्रताप की मुलाकात है वो हुई है गोगुंदा में। गोगुंदा में मुलाकात कौन मानते हैं दोस्तों? अबुल फजल। और दोस्तों क्या लिखते हैं अबुल फजल कि जो ये मुलाकात है ये दोस्तों प्रेम पूर्वक हुई। प्रेम पूर्वक मुलाकात का वर्णन कौन करता है दोस्तों? अबुल फजल। अब दोस्तों हमारे एक इतिहासकार हैं जो राजस्थान के इतिहास के पितामह कहलाते हैं, वो है कर्नल टोड। कर्नल टोड इस मुलाकात के बारे में कहते हैं कि ये जो मुलाकात है ये हुई कहाँ पर? उदय सागर झील के किनारे। और दोस्तों उदय सागर झील का हमने देखा था कि उदय सागर झील का निर्माण किसने करवाया था? ये महाराणा उदय सिंह ने करवाया था। और इस मुलाकात को कर्नल टोड कहाँ बताते हैं? ये बताते हैं कि ये जो मुलाकात है वो उदय सागर झील के किनारे हुई और ये मुलाकात दोस्तों द्वेषपूर्ण हुई। यानी इस मुलाकात में मान सिंह का अपमान किया गया। मान सिंह का अपमान किसने किया दोस्तों? राणा प्रताप ने। ये लिखते हैं दोस्तों कर्नल टोड। अब कर्नल टोड के बारे में हम जानते हैं कि कर्नल टोड के जो मान सिंह से मुलाकात हुई राणा प्रताप की उसके बारे में जानते हैं। दोस्तों इतिहास में दोस्तों अलग अलग मत माने जाते हैं, जबकि दोस्तों मान सिंह का लेके कुछ ये मिलता है कि मान सिंह को राणा प्रताप खाने पे बुलाते हैं और दोस्तों खाने पर राणा प्रताप नहीं आते, राणा प्रताप अपने पुत्र अमर सिंह प्रथम को भेजते हैं। अब दोस्तों मान सिंह क्या सोचता है कि राणा प्रताप हमें तुच्छ समझते हैं, यानी आमेर के राजपूतों को तुच्छ समझते हैं और वो उनके साथ खाना नहीं खाना चाहते क्योंकि उन्होंने मुगलों के साथ अपने वैवाहिक संबंध स्थापित किए और इसीलिए उन्होंने अपने पुत्र अमर सिंह को भेजा। अब अमर सिंह से जब वो कारण पूछते हैं तो अमर सिंह ये कहते हैं कि पिताजी की तबीयत खराब है इसलिए वो नहीं आ पाए। अब मान सिंह इस बात से नाराज हो जाता है और वो ये समझता है कि मेवाड़ वाले हमें तुच्छ समझते हैं और ये जो है हम इससे बदला लेंगे। तो मान सिंह यहाँ से वापस जब दिल्ली पहुंचता है तो वो कहता है जहाँ दोस्तों अकबर का जो मिला हुआ अकबर का जो शाहजहां है वहां पहुंचता है, तब वो कहता है कि आप मुझे तलवार दे के बेचते शिष्टमंडल के रूप में राणा प्रताप को झुकाना मुश्किल है, मैं तलवार के दम पर उसको आपके सामने लाके झुका दूंगा। ये दूसरा शिष्टमंडल हुआ। अब जो तीसरा शिष्टमंडल है उसके बारे में ये होता है कि ये भगवंत दास भगवंत दास दोस्तों आते हैं, ये आते हैं सितंबर 1573 में। और दोस्तों चौथा शिष्टमंडल आता है वो आता है टोडरमल के नेतृत्व। और टोडरमल कहाँ थे दोस्तों? ये दिसंबर 1573 में। तो ये हुआ दोस्तों जो चार मंडल आए उनके बारे में। अब दोस्तों इस समय मेवाड़ की स्थिति जानते हैं और इसके बाद में अकबर जो सैनिक अभियान भेजेगा राणा प्रताप पे वो जानेंगे। पहले दोस्तों मेवाड़ की स्थिति जानते हैं, मेवाड़ में क्या चल रहा है। दोस्तों इसको मेवाड़ मान लेते हैं। तो दोस्तों जो गोगुंदा है वो, कुंभलगढ़ है वो, उदयपुर है वो, ये कुछ भाग हैं, ये किनके पास में है? ये प्रताप के पास में। और दोस्तों जो मांडलगढ़ है भीलवाड़ा का और जो चित्तौड़गढ़ दुर्ग है, चित्तौड़गढ़ दुर्ग का पतन पड़ा था हमने दोस्तों, तो वो किसके पास है? ये पास में है अकबर के। और दोस्तों जो चित्तौड़गढ़ दुर्ग का जो किलेदार है वो है आसफ खां। इस चित्तौड़गढ़ दुर्ग का किलेदार है चित्तौड़गढ़ का, ये कौन है दोस्तों? आसफ खां। ये किलेदार बना। तो ये स्थिति है दोस्तों जो मेवाड़ है उसकी। राणा प्रताप के पास में उदयपुर है, गोगुंदा है और दोस्तों कुंभलगढ़ है। अब दोस्तों आता है हल्दी घाटी का युद्ध। हल्दी घाटी का युद्ध क्यों होता है, क्या कारण रहे, तो उसके बारे में जानते हैं। पहला कारण तो यही है कि राणा प्रताप को अधीन लाना। अकबर दोस्तों राजपूताने के सभी राजाओं को अधीन कर पाया था, एक रावचंद्र सेन को छोड़ दें। उसके बाद में जब रावचंद्र सेन की मृत्यु हो जाती है तो उनके भाई है मोटा राजा उदय सिंह, वो वैसे भी नागौर दरबार में इनके अधीन हो जाते हैं। सुल्तान देवड़ा है दोस्तों, वो भी दोस्तों हार जाते हैं तो एक बार उन्हें अपना आधा राज्य अकबर को देना पड़ता है। तो ये सब कुछ स्थितियां चलती है दोस्तों राजपूताने को लेके। और जब राणा प्रताप की बारी आती है तो राणा प्रताप के ऊपर पहले शिष्टमंडल का प्रभाव फेंका जाता है, उनसे कोई बात नहीं बनती। तो अब दोस्तों उन पे सैनिक अभियान किए जाते हैं और उनमें सैनिक अभियान में जो सबसे बड़ा युद्ध होता है वो होता है हल्दी घाटी का युद्ध। और जो आज मैं दोस्तों वीडियो शूट कर रहा हूँ वो 19 जून है और कल दोस्तों 18 जून थी। तो 18 जून 1576 को हल्दी घाटी का युद्ध माना जाता है। हल्दी घाटी के युद्ध को लेकर दोस्तों एक इतिहासकार है गोपीनाथ शर्मा, ये दोस्तों हल्दी घाटी के युद्ध को डेट को मानते हैं 21 जून। जबकि दोस्तों अधिकतर इतिहासकार, ज्यादातर इतिहासकार यही है कि 18 जून को उन्होंने सही मान लिया। और दोस्तों जो परीक्षा लेने वाले सेंटर्स होते हैं, कहने का मतलब जो आयोग होते हैं, वो भी दोस्तों 18 जून को सही मानते हैं और ये युद्ध होता है
और महाराणा प्रताप की सेना और दोस्तों अकबर की सेना, और अकबर का जो इसमें सेनापति आएगा वो आएगा मान सिंह। और मान सिंह का दोस्तों इसमें जो प्रभाव रहता है वो देखते हैं। उसके अलावा दोस्तों हल्दी घाटी के युद्ध में क्या क्या होता है, क्या क्या इनकी तैयारियां होती हैं वो देखते हैं। तो शुरू करते हैं दोस्तों। जो राजपूताने के महान युद्धों की श्रेणी में एक है वो है हल्दी घाटी का युद्ध। शुरू करते हैं दोस्तों हल्दी घाटी के। सॉरी दोस्तों, एक मैं आपको इन्फॉर्मेशन गलत दे दी आपको। यहाँ दोस्तों जब सरनाल का आक्रमण होता है तब आगरा रहती है अकबर की राजधानी। दोस्तों आगरा से सरनाल आता है, उसके बाद में जब मान सिंह को भेजता है तो मान सिंह यहाँ से आगरा ही जाता है। दिल्ली मैंने गलत बता दिया था दोस्तों, आप उसको सही कर लीजिएगा। अब दोस्तों जो हमारा सबसे बड़ा युद्ध लड़ा जाता है राजपूताने में दोस्तों, खानवा लड़ा गया जो भरतपुर की रूपवास तहसील में है। उसके अलावा दोस्तों हल्दी घाटी का युद्ध खमनोर की पहाड़ियां राजसमंद में लड़ा गया। अब इसको इतिहासकार कुछ अलग बताते हैं। कुछ इतिहासकार इसको मानते हैं कि ये गोगुंदा का युद्ध है, कुछ इतिहासकार मानते हैं कि इसको अलग अलग नाम देते हैं, खमनोर का युद्ध है। तो देखते हैं दोस्तों कि हल्दी घाटी का युद्ध। हल्दी घाटी राजस्थान की थर्मोपोली कहलाती है दोस्तों हल्दी घाटी। तो उसको भी, इसका भी नाम दिया गया है दोस्तों कर्नल टोड के द्वारा कि हल्दी घाटी को दोस्तों राजस्थान की थर्मोपोली, हल्दी घाटी का युद्ध। इसमें दोस्तों इतिहासकारों के अलग अलग मत है, तो उसमें देख लेते हैं दोस्तों। कुछ इतिहासकार, ज़्यादातर इतिहासकार दोस्तों इसकी जो डेट मानते हैं वो 18 जून 1576 मानते हैं, जबकि कुछ इतिहासकार इसकी डेट मानते हैं वो मानते हैं 21 जून। इसमें दोस्तों जो सबसे पहला इनका मत मिलता है कि कौन इनको 21 जून मानते हैं, तो उसमें है दोस्तों डॉक्टर गोपीनाथ शर्मा। ये भी दोस्तों बड़े इतिहासकार हैं, तो इन्होंने जो डेट मानी है वो 21 जून 1576 मानी है। तो ये गोपीनाथ शर्मा के द्वारा मानी गई। अब दोस्तों हल्दी घाटी कहाँ है, तो पहले देखते हैं दोस्तों इसके जो अन्य नाम है वो। हल्दी घाटी देखते हैं दोस्तों, हल्दी घाटी के उपनाम क्या है। उपनाम क्या है दोस्तों, दो इतिहासकारों ने इनको क्या क्या नाम दिए। तो कर्नल टोड साहब हैं, वो इसको देते हैं, वो देते हैं थर्मोपोली का युद्ध। दोस्तों थर्मोपोली का युद्ध, ये नाम किसने दिया, कर्नल टोड ने। दोस्तों जो थर्मोपोली का युद्ध है ये दोस्तों लड़ा गया था 480 ईस्वी पूर्व, यानी ईसा पूर्व 480 बीसी में ये युद्ध लड़ा गया। और ये युद्ध लड़ा क्या, किसके किसके मध्य गया दोस्तों। एक यूनान के सेना नायक है दोस्तों लियोनिडास, वो लियोनिडास या जिनका लियोनाइडस भी बोला जाता है, लियोनिडास। और इनके सामने दोस्तों जो है वो है दोस्तों जर्कसीस, जर्कसेस या जर्कसीस इसका नाम मिलता है दोस्तों। इनके मध्य यूनान में ये युद्ध लड़ा गया। और इसमें दोस्तों लियोनाइडस अपने 300 सैनिकों के साथ लड़ता है, और दोस्तों वो वीरतापूर्वक जिस प्रकार लड़ता है उसी प्रकार दोस्तों कर्नल टोड ने इसकी उपमा दी है कि राणा प्रताप भी लियोनाइडस की तरह लड़े। और जो युद्ध हुआ वो हल्दी घाटी का युद्ध न होकर थर्मोपोली का युद्ध था। तो ये किसने बोला है, ये बोला है कर्नल टोड ने। और दोस्तों कर्नल टोड अपनी जो पुस्तक है एनाल्स एंड एंटिक्विटीज, उसमें भी दोस्तों कुछ इस प्रकार शुरू करते हैं कि राजपूताने में जन्मा हर एक लड़का, हर एक शहर में एक लड़का लियोनिडास की तरह होता है। तो ये सब कुछ दोस्तों कर्नल टोड को कहाँ से प्रेरणा मिली है दोस्तों, थर्मोपोली का युद्ध हुआ, उसमें दोस्तों थर्मोपोली का युद्ध की उपमा हल्दी घाटी के युद्ध को दी है। तो एक उपनाम हुआ दोस्तों थर्मोपोली का युद्ध। अब दोस्तों एक है अकबर के दरबारी विद्वान, वो है अबुल फजल। ये अबुल फजल है वो दोस्तों इसको क्या मानते हैं, खमनोर का युद्ध। और दोस्तों बेसिकली जो खमनोर स्थान है राजसमंद में, वहीं पे दोस्तों ये युद्ध हुआ था हल्दी घाटी का। तो खमनोर का युद्ध किसने कहा दोस्तों, अबुल फजल ने। इसके अलावा जो दोस्तों अकबर के एक इतिहासकार जो यहाँ पर प्रत्यक्ष वर्णन करते हैं वो है अब्दुल कादिर बदायूनी। अब्दुल कादिर बदायूनी दोस्तों, ये वैसे तो जो कहते हैं कि धर्म के लिए कार्य करने वाले लोग हैं, जो सैनिकों को दोस्तों जो कुरान पढ़ाते थे, ऐसा कुछ करते थे युद्ध के समय दोस्तों। जो चल रहा होता है उसके बारे में जो कुरान पढ़ाना, ये सब कुछ कार्य इनका था। पर ये दोस्तों इतिहासकार भी थे, तो इन्होंने जो इस युद्ध को लिखा है वो लिखा है गोगुंदा का युद्ध। गोगुंदा का युद्ध, गोगुंदा का युद्ध, ये दोस्तों 3 उपनाम हुए। इसके अलावा दोस्तों एक इतिहासकार मिलते हैं आशीर्वादी लाल। ये आशीर्वादी लाल है दोस्तों, ये इनको क्या बताते हैं, ये दोस्तों अलग ही बताते हैं। ये इसको बताते हैं बादशाही युद्ध, कहने का मतलब बादशाही बाग का युद्ध, बादशाही बाग का युद्ध। ये कौन बताते हैं दोस्तों, ये आशीर्वादी लाल महोदय। तो ये सब कुछ हुआ दोस्तों, जो इनके बारे में जो अलग अलग नाम मिलते हैं उन्होंने क्या बताया। अब दोस्तों हम पढ़ने जा रहे हैं जो युद्ध है वो हल्दी घाटी का युद्ध। अब हल्दी घाटी कहाँ है, तो हल्दी घाटी है दोस्तों राजसमंद में। राजसमंद में क्या है दोस्तों, हल्दी घाटी।
और जो ये युद्ध होता है ये होता है 18 जून 1576। किनके किनके मध्य होता है? तो ये युद्ध होता है राणा प्रताप, जिन्हें महाराणा प्रताप, राणा कीका, राणा कुका कहा जाता है, और जो इस समय जो मुगल राजा है वो है मुगल राजा अकबर। अकबर और अकबर की तरफ से जो सेनापति आएगा, जो मुख्य सेनापति आएगा, वो आएगा मान सिंह। मान सिंह। अब दोस्तों ये हुआ इनके बारे में, जो मिर्जा राजा मान सिंह है। ये हुआ दोस्तों जो हल्दी घाटी का जो बेसिक है वो। अब दोस्तों हल्दी घाटी से पहले जो जो तैयारियां हुई उनके बारे में जानते हैं। उसके अलावा दोस्तों कहाँ कहाँ पर क्या क्या किया गया वो जानते हैं, क्योंकि दोस्तों इसमें दोस्तों बहुत बड़ा युद्ध है जो राजपूतानी के इतिहास का। इसमें जो जो इनका रखा गया, जो कहते हैं उनको उद्देश्य रखे गए, उनके बारे में जानते हैं। दोस्तों इसमें पहला उद्देश्य रखा गया राणा प्रताप को पकड़ना या फिर राणा प्रताप को मार देना। इसके अलावा दोस्तों इसमें जो रखा गया वो ये रखा गया कि राणा प्रताप को अधीनता भी स्वीकार करवा देना। तो ये दो तीन दोस्तों इनके पूरे उद्देश्य रखे गए, परंतु इसमें ये माना जाता है कि इनका जो हल्दी घाटी का युद्ध होता है उसमें दोस्तों कोई उद्देश्य पूर्ण नहीं हो पाता है। इसलिए दोस्तों कुछ इतिहासकार राजस्थान के मानते हैं इसमें राणा प्रताप की विजय हुई, कुछ इतिहासकार मानते हैं कि जब ये छोड़कर भाग गए तो राणा प्रताप की हार हुई, जिसमें दोस्तों मुगल इतिहासकार है वो दोस्तों अकबर की जीत बताते हैं, जबकि राजस्थान के अधिकतर इतिहासकार किसकी जीत बताते हैं? वो बताते हैं महाराणा प्रताप की जीत। तो इसमें दोस्तों किस किस प्रकार के क्या क्या तैयारियां हुई वो देखते हैं। तो एक तरफ डालते हैं हम दोस्तों अकबर की तरफ से जो जो कार्य होते हैं वो, और एक तरफ जानते हैं राणा प्रताप के। तो यहाँ तो डाल देते हैं अकबर, और यहाँ डाल देते हैं, वो डाल देते हैं दोस्तों राणा प्रताप। राणा प्रताप तैयारियां पढ़ रहे हैं दोस्तों, राणा प्रताप और अकबर। दोस्तों इसकी रूपरेखा कौन कौन कहाँ कहाँ बनाता है? दोस्तों अकबर जो है वो मेवाड़ जो रूपरेखा बनाता है हल्दी घाटी युद्ध के लिए, वो बनाता है मैगजीन का दुर्ग पड़ता है दोस्तों उसमें अजमेर में, वहां पर। तो मैगजीन दुर्ग में इसको दोस्तों अकबरी दुर्ग कहा जाता था। मैगजीन दुर्ग इसका नाम रखा था अंग्रेजों ने, क्योंकि यहाँ पर दोस्तों गोले बारूद, तोप, गोले बारूद दोस्तों, बंदूकें आदि यहाँ पर रखी जाती थी, इसलिए इसको मैगजीन का दुर्ग कहा गया। यहाँ पर क्या बनी दोस्तों? रूपरेखा। एक तरफ की रूपरेखा हुई ये। अब राणा प्रताप की रूपरेखा कहाँ बनाते हैं? ये राणा प्रताप रूपरेखा बनाते हैं कुंभलगढ़ दुर्ग में। कुंभलगढ़ दुर्ग में ये हुआ दोस्तों रूपरेखा के बारे में। अब देखते हैं महाराणा प्रताप की ओर से कौन कौन कहाँ कहाँ जो सैनिक है वो हैं। तो हरावल का नेतृत्व यानी आगे के भाग का नेतृत्व कौन करेंगे? वो करेंगे हकीम का सूर। ये दोस्तों अफगान है, हकीम का सूर ये तो करेंगे दोस्तों हरावल का नेतृत्व। और जो दोस्तों चंदावल है, जो पीछे का भाग है, उसका नेतृत्व करेंगे, वो करेंगे भीलू राजा। भीलू राजा पूंजा जी ये कहाँ का नेतृत्व करेंगे दोस्तों? चंदावल का। और दोस्तों जो मध्य का भाग होता है उसको कहा जाता है ढोलान। उस ढोलान में कौन है? वो रहेंगे महाराणा प्रताप। ये राणा प्रताप कहाँ रहेंगे? ये रहेंगे ढोलान में। जबकि दोस्तों जो अकबर की तरफ से जो मुख्य सेनापति आता है वो आता है मुख्य सेनापति, ये तो आएगा मिर्जा राजा मान सिंह। मिर्जा राजा मान सिंह ये तो है दोस्तों मुख्य सेनापति। जबकि दोस्तों एक जो सेनापति आएगा वो भी आएगा आसफ खां। ये कौन किसकी तरफ से आएंगे? अकबर की सेना तरफ से। अब अकबर के ये माना जाता है कि जो सेना है वो दोस्तों पहाड़ी दुर्गों, पहाड़ी युद्ध लड़ने में दोस्तों को कुशल नहीं है। तो मान सिंह क्या करता है दोस्तों? इसकी रूपरेखा तो मैगजीन के दुर्ग में बन चुकी है, परंतु दोस्तों मान सिंह पहाड़ी प्रशिक्षण देने के हेतु, पहाड़ी युद्ध प्रशिक्षण देने हेतु प्रशिक्षण देने हेतु दोस्तों कहाँ लाएगा? सेना को मांडलगढ़। क्योंकि दोस्तों हमने देखा था कि क्या स्थिति है दोस्तों चित्तौड़ की। मांडलगढ़ किसके पास में? ये मुगलों के पास में। और दोस्तों जो राणा प्रताप है, राणा प्रताप दोस्तों सेना को कहाँ से लाएंगे? सेना को कुंभलगढ़ से गोगुंदा आएंगे लेकर, कुंभलगढ़ से गोगुंदा। ये कौन लेके आए दोस्तों? राणा प्रताप। तो एक तरफ स्टेप बाय स्टेप है दोस्तों, दोनों तरफ स्टेप बाय स्टेप चल रहे हैं। अब दोस्तों जो मुगल सेना है उनका युद्ध से पूर्व अपना शिविर लगाएंगे, वो लगाएंगे मोलेला गांव। मोलेला गांव पड़ता है दोस्तों राजसमंद में। मोलेला गांव राजसमंद में अपना शिविर लगाएंगे दोस्तों कौन? मुगल सेना। जबकि दोस्तों राणा प्रताप अपना शिविर लगाएंगे, वो लगाएंगे लोसिंग गांव। लोसिंग गांव में दोस्तों अपना शिविर लगवाएंगे दोस्तों। ये हो गया शिविर। कहाँ लगाएंगे दोस्तों? लोसिंग गांव में। अब दोस्तों अब दोनों तरफ ये एक प्रकार की स्थिति हो गई कि युद्ध जैसा माहौल बन रहा है।
अब इसमें अकबर के पास में जो सेनापति है उसके पास में जो हाथी मिलता है, क्योंकि महाराणा प्रताप ने जो मान सिंह को हाथी दिया था अकबर ने, उसका नाम मिलता है, वो मिलता है मर्दाना। ये मर्दाना हाथी किसके पास में है दोस्तों? ये है मान सिंह के पास में। जबकि दोस्तों राणा प्रताप के पास में कौन सा है? इनका प्रिय घोड़ा चेतक। चेतक क्या है? घोड़ा। ये किसके पास में दोस्तों? राणा प्रताप के पास में। इसके अलावा दोस्तों राणा प्रताप के पास में भी दोस्तों एक हाथी था, उसका नाम था राम प्रसाद। और दोस्तों इसकी चाहत में भी दोस्तों अकबर इसको भी प्राप्त करना चाहता था। और एक दोस्तों इनके पास में जो हाथी मिलता है वो मिलता है लूणा। ये दो हाथी हो गए और एक घोड़ा हो गया दोस्तों राणा प्रताप के पास में। ये हो रहा है दोस्तों युद्ध का जो चल रहा है वो। अब दोस्तों युद्ध शुरू होता है, तो शुरू करते हैं दोस्तों युद्ध को। ये तो है दोस्तों पूरी रूपरेखा कि रूपरेखा में क्या क्या हुआ। उसमें दोस्तों हमने देखा कुंभलगढ़ में जो रूपरेखा बनाते हैं वो राणा प्रताप बनाते हैं, अरावल का नेतृत्व हकीम का सूत, चंदावल का नेतृत्व बीलू राजा, और डोलान में कौन है? महाराणा प्रताप। सेना है कुंभलगढ़ से गोगुंदा शिफ्ट, उसके बाद में लोसिंग में सीवीर लगता है, चेतक इनके पास घोड़ा है, राम प्रसाद और लूणा इनके पास में हाथी है। अब दोस्तों मैगजीन दुर्ग में अकबर की जो रूपरेखा बनती है, मुख्य सेनापति मिर्जा राजा मान सिंह, इसके अलावा आसफ खान। पहाड़ी युद्ध का प्रशिक्षण देने के लिए मांडलगढ़ लाया जाता है मुगल सेना को, और दोस्तों उसके बाद में मोलेला गांव में इनका शिविर लगता है। और दोस्तों जो मान सिंह का हाथी है वो है दोस्तों मर्दाना। दोस्तों मुगलों के पास मर्दाना हाथी के अलावा गजमुक्ता, रणमदार और गजराज नामक हाथी भी रहता है। अब दोस्तों हल्दी घाटी का मंजर देखते हैं। हल्दी घाटी में क्या हुआ दोस्तों? 18 जून 1576 को सुबह सुबह दोस्तों हल्दी घाटी का युद्ध शुरू हो गया। अब राणा प्रताप दोस्तों ढोलान क्षेत्र में खड़े हैं और वहां से दोस्तों सामने उनके मर्दाना हाथी पे बैठा है मान सिंह। तो मान सिंह पे दोस्तों राणा प्रताप इस प्रकार झपट्टा मारते हैं दोस्तों, वो अपने घोड़े चेतक पे बैठकर दोस्तों एक इतना तेज प्रहार करते हैं कि मान सिंह की जो सेना है वो पीछे भाग जाती है। और पीछे भागने में दोस्तों बनास नदी का कांटे वाला क्षेत्र पड़ता है, उसको भी पार कर जाती है। और दोस्तों जो राणा प्रताप है वो अपने चेतक की एड़ लगाते हैं और दोस्तों चेतक अपने दोनों पैर मर्दाना हाथी के ऊपर टेक देता है। अब दोस्तों राणा प्रताप वहां से भाले से प्रहार करते हैं मान सिंह के ऊपर, परंतु दोस्तों इस प्रकार भाला प्रहार किया जाता है कि महावत को दोस्तों मृत्यु हो जाती है जो हाथी पे बैठा रहता है। परंतु दोस्तों जो मान सिंह है वो दोस्तों होदे में बैठ जाता है, और जो भाला है दोस्तों होदे को भी आर पार कर जाता है, परंतु दोस्तों मान सिंह होदे के अंदर बैठने के कारण मृत्यु नहीं होती है। जबकि महावत दोस्तों मारा जाता है और महावत का खून दोस्तों मान सिंह पे गिरता है। उधर दोस्तों जो मर्दाना हाथी है उसके सूंड में दोस्तों खंजर गड़े हुए रहते हैं और उन खंजरों से वो प्रहार करता है, तो जो चेतक है उसका दोस्तों पैर कट जाता है और चेतक भी दोस्तों घायल अवस्था में हो जाता है। तो चेतक का जो खून है वो राणा प्रताप पे गिरता है और महावत का जो खून है वो मान सिंह पे गिरता है। तो दोनों सेनाओं को ऐसा लगता है कि उनका जो सेनापति है वो मारे गए हैं। तो दोस्तों दोनों उनको कवर करने में लग जाते हैं। उतने में क्या होता है दोस्तों, जाला बीदा नाम का जो राजा रहता है, जाला बीदा नाम का सैनिक रहता है, जो सेनापति रहता है राणा प्रताप की सेना में, वो राज मुकुट धारण कर लेता है और राणा प्रताप को युद्ध स्थल से बाहर जाने की सलाह देता है। तो दोस्तों राणा प्रताप चेतक पे बैठकर युद्ध स्थल से बाहर जा रहे होते हैं, तब दोस्तों उनका पीछा करती है मुगली सेना। परंतु दोस्तों मुगलई सेना के पीछे दोस्तों उनका जो भाई रहता है शक्ति सिंह, जो पहले दोस्तों अकबर की शरण में चला गया था, परंतु बाद में जब वो अपने भाई को दोस्तों भाई के पीछे मुगलई सेना पड़ी हुई देखता है, तब वो उसका स्वाभिमान जाग जाता है और वो सोचता है कि मैं अपने भाई के साथ गलत कर रहा हूँ। उसको भी दोस्तों मेवाड़ी जो मिट्टी है उसकी आन बान शान की रक्षा के लिए एक मौका मिलता है, तब वो दोस्तों उनके पीछे जाता है और जो सेना है उनके सैनिकों को मार देता है। अब दोस्तों राणा प्रताप चलते जाते हैं तो एक स्थान आता है जहाँ बलीचा का नाला बना हुआ रहता है। वहां पे दोस्तों चेतक एक बार जोर से उछलता है और उस नाले को पार करा देता है राणा प्रताप को, और वहीं पे दोस्तों बलीचा स्थान पर दोस्तों जो चेतक है उसकी मृत्यु हो जाती है। और दोस्तों छतरी कहाँ बनाई जाती है? उसकी चेतक की छतरी भी दोस्तों बलीचा स्थान पे बनाई जाती है। अब क्या होता है दोस्तों, जो राणा प्रताप है उनके साथ आगे जाने का रास्ता कैसे तय हो, तो शक्ति सिंह होता है वो अपने घोड़े ओंकार को राणा प्रताप को दे देता है और उनसे क्षमा मांगता है कि मैं अकबर की सेवा में चला गया था, उसके लिए माफी मांग लेता है। और दोस्तों अपने घोड़े ओंकार किनको दे देता है? चेतक राणा प्रताप को। अब दोस्तों ओंकार पे बैठ के दोस्तों जो है राणा प्रताप जाते हैं। राणा प्रताप पहले जाते हैं दोस्तों कोल्यारी गांव में अपना इलाज करवाते हैं। उसके बाद में मायरा की गुफा में चले जाते हैं और मायरा की गुफा से दोस्तों वो कुंभलगढ़ चले जाते हैं। और इस बीच में क्या होता है दोस्तों, जो इनके बीच में जो युद्ध चला हुआ होता है दोस्तों, जब राणा प्रताप एक बार का आक्रमण करते हैं शुरू में, तब जब सेना बनास नदी को पार कर जाती है तो दोस्तों वहां से एक जो मुगलई सेना को वापस दोस्तों जो लेके आता है वो लेके आता है मीतर खां।
उस मित्र क्या खां का दोस्तों इस प्रकार लेना आता है, वो ढोल बजाते हुए आता है और ये कहता है अकबर बादशाह खुद इस युद्ध में आ रहे हैं। तो इससे दोस्तों मुगल सेना का जोश बढ़ता है और वो दोस्तों पुनः इकट्ठे होते हैं, बाद में युद्ध लड़ते हैं। इस युद्ध में दोस्तों राणा प्रताप की ओर से जो लड़ रहे होते हैं रामसा तंवर, वो मारे जाते हैं। अपने जो 6 पुत्र हैं उनके साथ मारे जाते हैं रामसा तंवर। और दोस्तों जो भीलू राजा पूंजा इसमें मारे जाते हैं। इसके अलावा जाला बीदा जो राज मुकुट धारण करते हैं वो भी इसमें मारे जाते हैं। इसी बीच में हाथियों का युद्ध भी होता है, उसको जानते हैं। तो पहले देखते हैं हम दोस्तों जो राणा प्रताप का प्रहार होता है वो, और जो मित्र खां दोस्तों इनको वापस लेके आता है वो। तो दोस्तों राणा प्रताप ढोलान से राणा प्रताप दोस्तों आक्रमण करते हैं। ढोलान से राणा प्रताप का आक्रमण, हमला देख लेते हैं दोस्तों। किस पे करते हैं दोस्तों? ये करते हैं मान सिंह पे। और मान सिंह पे दोस्तों हमला करते हैं, परंतु मान सिंह बच जाता है और दोस्तों इसका महावत मारा जाता है। परंतु दोस्तों जो चेतक होता है, चेतक का पैर कट जाता है दोस्तों, क्योंकि दोस्तों जो मर्दाना हाथी उसकी सूंड में क्या लगे हुए रहते हैं दोस्तों? खंजर। अब दोस्तों यहां से जो राणा प्रताप का जो राज मुकुट धारण करता है, राज चिन्ह, वो करता है जाला बीदा। ये जाला बीदा दोस्तों राज चिन्ह धारण करता है और दोस्तों बाद में ये भी शहीद हो जाता है। इसके अलावा दोस्तों जो राणा प्रताप का पीछा करते हैं उस समय दोस्तों जो इनका भाई है वो है शक्ति सिंह। चेतक की मृत्यु के बाद, चेतक दोस्तों बलीचा नामक स्थान पर मृत्यु हो जाती है। चेतक स्थान पर मृत्यु, चेतक के बाद अपना घोड़ा ओंकार किसको देते हैं? ओंकार प्रताप को देते हैं। और दोस्तों प्रताप यहाँ से कहाँ जाते हैं? प्रताप जाते हैं कोलियारी गांव। और यहाँ कोलियारी गांव में क्या कराते हैं दोस्तों? अपना इलाज करवाते हैं। और बाद में दोस्तों वो कहाँ चला जाते हैं? मायरा की गुफा, मायरा गुफा। यहाँ पर दोस्तों जो सेना है प्रताप की, उनके दोस्तों जो तीर कमान आदि दोस्तों अस्त्र शस्त्र पड़े रहते हैं। मायरा गुफा जाते हैं और वहाँ से कहाँ चले जाते हैं? कुंभलगढ़ चले जाते हैं। तो ये होता है दोस्तों राणा प्रताप का दोस्तों जो युद्ध है हल्दी घाटी का। अब दोस्तों हल्दी घाटी के युद्ध में दोस्तों जो हाथियों का युद्ध हुआ उसके बारे में जानते हैं। हाथियों के युद्ध में क्या होता है दोस्तों? अकबर को दोस्तों राम प्रसाद जो हाथी था वो चाहिए था। तो राम प्रसाद और दोस्तों जो लूणा है, राम प्रसाद और लूणा, ये दोनों हाथियों को दोस्तों किसमें उतारा जाता है? युद्ध के मैदान में। ये मैदान में उतरते हैं। और दोस्तों इनके विरुद्ध में किनको उतारा जाता है? जो इनके विरुद्ध में दोस्तों मुगल सेना उतारती है वो उतारती है लूणा के विरुद्ध वो उतारती है गजमुक्ता को। और दोस्तों राम प्रसाद के विरुद्ध 2 हाथियों को उतारा जाता है। एक का नाम है दोस्तों रणमदार, और दूसरे का नाम है वो है गजराज। इन 2 हाथियों को किनके विरुद्ध उतारा जाता है दोस्तों? राम प्रसाद और लूणा के विरुद्ध गजमुक्ता को। जब दोस्तों इन हाथियों का युद्ध चल रहा होता है तो मंजर इस प्रकार बनता है कि दोस्तों जो सारे सैनिक हैं इनको ही देखने लग जाते हैं। और दोस्तों राम प्रसाद और लूणा मुगलों के जो सैनिक हैं उनको रोनते जाते हैं। और इन्हीं के विरुद्ध दोस्तों इन हाथियों को उतारा जाता है। उसमें दोस्तों बाद में राम प्रसाद के मावत और लूणा के मावत को दोस्तों गोली मार दी जाती है। और दोस्तों जो इनको राम प्रसाद है उसको दोस्तों पकड़ लिया जाता है। और राम प्रसाद को दोस्तों पकड़ के ले जाते हैं दोस्तों मान सिंह वगैरह। तो यहाँ हुआ दोस्तों जो अपना हल्दी घाटी का युद्ध है वो। अब यहाँ से दोस्तों जो मान सिंह है वो जाते हैं गोगुंदा। और गोगुंदा पर दोस्तों कौन अधिकार कर लेते हैं? मुगल गोगुंदा जाते हैं और अधिकार कर लेते हैं।
अधिकार कर लेते हैं। और दोस्तों हल्दी घाटी के युद्ध में जो राणा प्रताप की ओर से शहीद होते हैं उसमें रामसा तंवर है दोस्तों। उसके अलावा भीलू राजा पुंजा हो गए, और दोस्तों जाला बीदा है वो दोस्तों शहीद होते हैं। हकीम का सूर दोस्तों शहीद होते हैं। तो ये सब कुछ दोस्तों हल्दी घाटी के युद्ध में हुआ। और दोस्तों इसमें हमने देखा कि शक्ति सिंह है उसका दोस्तों स्वाभिमान जाग जाता है। तो यहाँ तक दोस्तों होता है हमारा हल्दी घाटी का युद्ध। दोस्तों आज हम इतना ही पढ़ेंगे। कल से दोस्तों हम फिर सैनिक अभियान में कंटिन्यू करेंगे। राणा प्रताप के विरुद्ध दोस्तों और भी सैनिक अभियान भेजे जाते हैं। उसमें दोस्तों एक बार मान सिंह पुनः आएगा, परंतु इस बार अपने पिताजी भगवंत दास के साथ आएगा। इसके अलावा दोस्तों जो हम पढ़ेंगे कि एक जो मुगलों की ओर से एक सेनापति रहता है वो कुंभलगढ़ पे 3 बार आक्रमण करेगा, उसका भी नाम जानेंगे। ये सब कुछ दोस्तों हम देखेंगे कल। तब तक के लिए दोस्तों धन्यवाद। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल सुपर 7 को सब्सक्राइब करें।